कंटिन्यू करते हैं AS10 दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 अपनी लास्ट क्लास में देखा था। पॉइंट नंबर 4 उसके बाद द depreciable amount of an asset should be allocated on a systematic basis over its useful life. Depreciable amount of an asset. What is depreciable amount? Cost minus residual value. That is depreciable amount. और इसे आपको allocate कर देना होता है over the useful life of the asset. Fifth point, residual value and the useful life of an asset should be reviewed at least at each financial year end. क्या कहता है? रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ बस आपको एक बार डिटरमिन नहीं करना है एट द टाइम ऑफ परचेज, हर साल के अंत पे आपको इसे डिटरमिन करना पड़ेगा। अगर आपका यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाता है सब्सिक्वेंट ईयर में, तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपको बता दें कि अर्लियर इसके पहले जो स्टैंडर्ड्स थे उसमें ये बात कही गई थी कि आपको रिव्यू करना चाहिए यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू, बट इट वाज रिकमेंडेटरी। रिकमेंडेटरी का मतलब जरूरी नहीं था, अब चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, बट नाउ इट हैज बीन मेड मैंडेटरी। आपको यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू रिव्यू करना होगा एट एवरी ईयर। ठीक है, यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू टू बी reviewed at every year end. Also, depreciation for the subsequent years will change. एक एग्जांपल लेते हैं। आपने मशीनरी परचेज की, कॉस्ट टू पे 1 लाख, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स और रेजिडुअल वैल्यू इसकी 20,000। ठीक है, आपने 2 साल ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर लिया एंड देयर आफ्टर 2 साल डेप्रिशिएट करने के बाद देयर आफ्टर यू फील दैट द यूजफुल लाइफ इज, अच्छा 2 साल के बाद यूजफुल लाइफ अब बची कितनी है ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से? 3 इयर्स। ठीक है, अच्छा इस साल की डिस्कशन हमने क्यों नहीं की? हर साल क्या हमको ईयर एंड पे रिव्यू करना है? यस, एट एवरी ईयर एंड आई शुड रिव्यू। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, यहां पे हम रिव्यू कर रहे हैं एट एवरी ईयर एंड आई शुड रिव्यू 10। हमें यहां पे रिव्यू करना है, यहां भी रिव्यू करना है। ठीक है, लेकिन अगर रिव्यू करते समय कोई चेंज नहीं है तो उसकी चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, मतलब जब हमने वापस से रिव्यू किया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तो आई फाउंड कि नहीं, आज भी यूजफुल लाइफ अकॉर्डिंगली उतनी ही है। ठीक है, एंड रेजिडुअल वैल्यू भी वही है। यहां पे हमें दिख रहा है कि यूजफुल लाइफ इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 3 इयर्स। कितना बीता है? 2 3 7, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 4 इयर्स और रेजिडुअल वैल्यू रुपये 25,000।
चलिए अब हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन यहां का डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना 16,000। यहां का डेप्रिसिएशन बताइए, यही होगा 16,000, ठीक है। यहां का डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, पहले आप यहां की WDV निकालिए, ठीक है। इस दिन की WDV कितनी है, WDV 2 साल का ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुका है 16,000 के रेट से, तो 1 लाख माइनस 16,000 इंटू 2 68,000। WDV of the asset is 68,000. Now depreciation 68,000 minus 25,000, यूजफुल लाइफ कितनी है अब 4 इयर्स बची हुई है, तो 4 साल पे इसको डेप्रिशिएट कर दीजिए। 10,750 50 ठीक है ना। अच्छा, चौथे साल के अंत पे डेप्रिसिएशन कितना होगा, जल्दी बताइए, बताइए क्या होगा, यही 10,750, ठीक है। अगेन यहां का भी डेप्रिसिएशन कितना, यही है। अच्छा, यहां पे डेप्रिसिएशन कितना, अगेन यही है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यहां पे जब हम रिव्यू करते हो कहते हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 3 ईयर और रेजिडुअल वैल्यू 20,000, तो कोई चेंज होता है डेप्रिसिएशन में, नहीं। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ तो ओरिजिनल के हिसाब से भी कितनी थी यहाँ पे 3 ईयर्स। रिव्यू का मतलब कुछ चेंज हो जाए तब आपको अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चेंज करना। The residual value and the useful life of an asset should be reviewed at least at each financial year end, and if expectation differ from previous estimates, the changes should be accounted for as a change in the accounting estimate in accordance with AS5 net profit or loss for the period, prior period item and changes in accounting policies. Question 40. On 1st April 2012, an entity acquired an item of machinery for ₹5 lakh. Management estimated the useful life of the machine as 20 years and its residual value as nil. Furthermore, management believed that the straight line method reflects the pattern in which it expects to consume machine's future economic benefit. कहता है furthermore, management believed that the straight line method reflects the pattern in which it expects to consume the machine's future economic benefit. मशीन का बेनिफिट इनको हर साल बराबर मिलेगा, इसलिए ये लोग स्ट्रेट लाइन मेथड और डेप्रिसिएशन अडॉप्ट कर रहे हैं। मशीन की कॉस्ट है 5 लाख रुपए और 20 साल यूजफुल लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू निल है इसका। ऑन 31 मार्च 2017, एक बात बताइए पहले कितने साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है, अब ये लोग रिव्यू कर रहे हैं 31 मार्च 2017 को, क्या साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा चुके हैं, हाँ 5 साल का लगा चुके हैं। कितना लगा चुके हैं देखिए, 1 अप्रैल 2012 को मशीन लिया आपने, पहला डेप्रिसिएशन कब लगा 2013, अगला 14 दिन, 15 दिन, 16, 31 मार्च 2017 को अभी रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू करेंगे फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अभी लगा कितना है 4 साल, ठीक है। तो 4 साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है। अब उसके बाद देखिए एस्टिमेट क्या है, at the entity's 31st March 2017 financial year end, management assessment of the machine changed. It now estimates the useful life of the machine as 25 years. इन लोग को लग रहा है कि यूजफुल लाइफ अब कितनी है 25 साल। ध्यान दीजिएगा वर्ड यूज नहीं कर रहा है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, क्या वर्ड यूज किया है, यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 25 ईयर्स, ठीक है। अगर यहां पे वर्ड लिखता है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 25 ईयर्स, तो इसका मतलब होता है 25 साल और चलेगी। और अगर ये लिखता है कि रिव्यू इन्होंने किया पहले 20 साल था और अब रिव्यू किया है उन्होंने 25 साल, ठीक है, तो ऑलरेडी कितने साल बीत चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं, यानी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है 21 ईयर्स। तो ये इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा आपको एग्जाम में, अंडरलाइन कीजिए वर्ड यूजफुल लाइफ
और उसके ऊपर लिखिए टोटल यूजफुल लाइफ, नॉट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। उसके ऊपर लिखेंगे टोटल यूजफुल लाइफ, नॉट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। यहां पे देखिए हमने वर्ड क्या यूज किया था, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है। अगर यहां पे हम वर्ड यूज कर लेते यूजफुल लाइफ सिर्फ 4 इयर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब ये हो जाता कि 2 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो यानी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी कितनी है, 2 साल। तो यार डिनोमिनेटर में 4 नहीं होता, कितना होता, 2। बस अगर हम ये वर्ड यहां से डिलीट कर दें, ये वर्ड डिलीट कर दें, तो आंसर में चेंज कैसे आएगा, यहां पे 4 की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? It now estimates the useful life of the machine as 25 years measured from the date of acquisition. Date of acquisition से कितना, 25 साल, ठीक है। क्लियर करने के लिए उसने ये बात ब्रैकेट में लिख दी। And its residual value as 1 lakh. Management continues to believe that the straight line method reflects the pattern in which it expects to consume the machine's future economic benefit. Management को अभी भी लग रहा है कि SLM ही बेस्ट मेथड रहेगा। How much the entity account for the revised assessment of the machine in the year ended 31st March 2017? मशीन के रिस्पेक्ट में किस तरीके से आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, ये आपको बताना है फॉर 31st मार्च 2017। तो ओरिजिनल एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था, लिखिए। ओरिजिनल एनुअल डेप्रिसिएशन 5 लाख कॉस्ट माइनस 0 अपॉन लाइफ कितनी, 20 इयर्स, रुपीज 25,000। WDV ऑन 1/4/16, 31 मार्च 2017 की जो डेप्रिसिएशन होगी वो कौन सी WDV पे निकलेगी, 1/4/2016 की WDV पे, ठीक है। तो 5 लाख माइनस 25,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 लाख। रिवाइज डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल ईयर 16-17 एंड ऑनवर्ड्स, ये कितना हो जाएगा, 4 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई हाउ मच, 21 इयर्स। $14,200, 86 कर लीजिए। ठीक है। ये 5 लाख रुपए की एसेट है जिसका रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख रुपया। तो बताइए इस एसेट पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगता है, 4 लाख रुपया, ठीक है। एक एसेट है 5 लाख रुपए की, उसका रेजिडुअल वैल्यू है 1,50,000, तो उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगता है, 3,50,000, ठीक है। एक बात बताइए, अगर एक एसेट 5 लाख रुपए का है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख रुपया, तो उसकी WDV हमेशा कितनी होती होगी, 1 लाख से ऊपर या 1 लाख से कम भी हो सकती है, हाँ 1 लाख से ऊपर ही रहेगी हमेशा, ठीक है। डेप्रिशिएट करते करते आखिरी दिन जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो पता है उस दिन WDV कहां पहुंचेगी, 1 लाख। हम बेसिकली रेजिडुअल वैल्यू जितना तो बचा लेते हैं और बाकी डेप्रिशिएट करते हैं, तो हमारी WDV गिरते गिरते पता है कहां तक पहुंचती है एक दिन, रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। आई पॉइंट नंबर 6 देखिए अब,
depreciation is recognized even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount. Depreciation is recognized even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount. क्या मतलब है इसका? मेरी बुक वैल्यू एसेट की चल रही है 5 लाख रुपया, ठीक है, पता है जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 8 लाख रुपया, डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? डेप्रिशिएट करें, मार्केट वैल्यू तो पहले ही ज्यादा है, डेप्रिशिएट करें, यस डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल में जा सकते हैं, और अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल में जानना चाहते हैं तो पहले डेप्रिसिएशन घटा के बाकी क्या कीजिए आप रिवैल्यू कर दीजिए अपवर्ड, लेकिन डेप्रिसिएशन घटेगा कि नहीं घटेगा। तो ये बात यहां लिखी हुई है कि मार्केट वैल्यू क्या है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड इवन इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट एज लॉन्ग एज, कब तक लगेगा? एज लॉन्ग एज द एसेट्स रेजिडुअल वैल्यू डज नॉट एक्सीड इट्स कैरिंग अमाउंट, जब तक कि उसकी कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जो बुक्स में वैल्यू चल रही है, यानी कि WDV, ठीक है। कहता है कि जब तक कि रेजिडुअल वैल्यू डज नॉट एक्सीड इट्स कैरिंग अमाउंट, रेजिडुअल वैल्यू से ज्यादा, रेजिडुअल वैल्यू डज नॉट एक्सीड इट्स कैरिंग अमाउंट मतलब रेजिडुअल वैल्यू ग्रेटर इट्स WDV, दैट इज बुक वैल्यू। कह रहा है जब तक कि ऐसा ना हो जाए डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। अब आप एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या रेजिडुअल वैल्यू WDV से ज्यादा हो सकती है? अभी अभी आपने एक बात बताई थी हमें, 5 लाख रुपए की एसेट है, ठीक है, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपया, तो हमेशा इसकी WDV क्या होगी 1 लाख से ऊपर। आप 1 लाख रुपए ही एग्जैक्टली क्या करते हो, बचा लेते हो। कह रहा है डेप्रिसिएशन तब तक लगता रहेगा जब तक कि ऐसा ना हो जाए रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गई WDV से ज्यादा, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू मेरी 1 लाख रुपए, आज WDV एसेट की कितनी हो चुकी है 80,000, ऐसा हो जाएगा तब फिर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? जल्दी बोलिए, पॉसिबल है? है? कैसे पॉसिबल है? देखिए कैसे पॉसिबल है। एक 5 लाख रुपए की एसेट है, देखिए उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपया, तो हमेशा इसकी WDV 5 लाख से 1 लाख के बीच ही रहेगी, ठीक है। इस साल के अंत पे पता है इसकी WDV कितनी चल रही है 1,60,000 रुपया, ठीक है। लेकिन आपको पता है हर ईयर एंड पे हमें रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ को क्या करना है, रिव्यू करना है। हमने रेजिडुअल वैल्यू को रिव्यू किया और रेजिडुअल वैल्यू पता है कितनी है 1,80,000 रुपया। क्या अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, अब रोक देंगे डेप्रिसिएशन। हालांकि ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से अभी भी डेप्रिसिएशन लगता कि नहीं लगता, अभी 1,60,000 है, उसको कहां तक गिरना था 1 लाख तक गिरना था। लेकिन हमने जैसे ही रिव्यू किया यूजफुल लाइफ को और किसको रेजिडुअल वैल्यू को, तो हमने देखा कि रेजिडुअल वैल्यू क्या हो रही है हमारी ज्यादा हो रही है मेरी बुक वैल्यू से, अब डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। बात फिर से सुनिए, जैसे हम पिछले कई साल से डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे हैं, लगाते यहां पे WDV मेरी कितनी बच गई 2 लाख रुपया, ठीक है। हमको डेप्रिसिएशन अभी और लगाना था, पता है हमको तो कहां तक पहुंचाना था, यहां तक की रेजिडुअल वैल्यू पे, और यहां पे रेजिडुअल वैल्यू पता है कितनी आनी है 1 लाख रुपया। अभी तो इस पे डेप्रिसिएशन हमें लगाना था, लेकिन हमने यहां पे रिव्यू किया किसको, अपनी यूजफुल लाइफ को और रेजिडुअल वैल्यू को, और जब रेजिडुअल वैल्यू को रिव्यू किया तो हमें दिख रहा है रेजिडुअल वैल्यू है मेरी 2,25,000 रुपया, हमको 2,25,000 रुपया यहां पे मिल जाएगा रेजिडुअल वैल्यू के तौर पे। तो अब क्या इस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है जिसकी WDV 2 लाख रुपया है? नहीं, अभी इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्लियर है बात सबको? As long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount, repair and maintenance of an asset do not negate the need to depreciate it. इसका क्या मतलब है? आप कह रहे हो हमने एक मशीन खरीदी थी जिसकी एनुअल प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट, ठीक है। अगर इस पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ना किया जाए तो इसकी एनुअल प्रोडक्शन 5,000 से 4,900 हो जाती है, फिर 4,800 हो जाती है, फिर 4,700 हो जाती है, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन इस बार जब हमने मशीन खरीदी 5,000 यूनिट प्रोडक्शन वाली, तो हमने हर साल इस पे रिपेयर मेंटेनेंस किया, और पता है रिपेयर मेंटेनेंस करने की वजह से हम 5,000 यूनिट मेंटेन कर रहे हैं, मेरी प्रोडक्शन लो नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या अब हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कि नहीं? हमने रिपेयर मेंटेनेंस कर दिया और 5,000 यूनिट प्रोडक्शन हमेशा मेंटेन कर रहे हैं, यानी मशीन की वैल्यू कम नहीं हो रही है,
वो हमें वही बेनिफिट दे रही है हर साल, वो रिड्यूस नहीं हो रही है उससे बेनिफिट, तो क्या हम उसे डेप्रिशिएट करेंगे? कह रहा है यस, डेप्रिशिएशन तो करना ही पड़ेगा। आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया है तो इससे निगेट नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते कि डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा, डेप्रिशिएशन आज भी लगेगा। यही है लास्ट टाइम इसमें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एसेट डू नॉट निगेट द नीड टू डेप्रिशिएट इट। ठीक है, मतलब डेप्रिशिएशन शाल बी स्टिल डन। पॉइंट नंबर 6 में 3 बातें हैं। क्या क्या बातें हैं? पॉइंट नंबर 6 में पहली बात यह है कि फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा भी है, ठीक है, तो भी डेप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर कहीं आपकी WDV बुक वैल्यू किससे कम हो जाए, जो नया वाला एस्टिमेट है किसका, रेजिडुअल वैल्यू का, क्योंकि पुराने एस्टिमेट से कम हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नया वाला एस्टिमेट जो रेजिडुअल वैल्यू का है उससे कम हो जाए तो डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा। तीसरी बात इसमें क्या कही गई, आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हो, ऐसा रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हो कि एसेट एकदम मेंटेन्ड है, ठीक है, 5000 यूनिट बनाती थी, आज 5 साल बाद भी 5000 यूनिट बना रही है, इतना अच्छा रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो क्या हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे? यस लगाएंगे, डेप्रिशिएशन तो लगेगा। Point number 7. The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than its carrying amount. Residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than its carrying amount. क्या कह रहा है? Residual value may increase to an amount equal to or greater than its carrying amount. If it does, depreciation charge of the asset is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below its carrying amount. देखिए पॉइंट नंबर 6 की बात को आगे बढ़ा रहा है। देखिए मेरे एसेट की WDV 2 लाख रुपया है, रेजिडुअल वैल्यू ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से 1 लाख रुपया है इसका एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, यानी दिस हैज टू बी फर्दर डेप्रिशिएटेड बाई ₹1 लाख, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने रिव्यू किया इसके रेजिडुअल वैल्यू को तो हमें दिखाई दे रहा है ये कितना है, 2,25,000 रुपया, तो हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगले साल फिर देखा हमने, अभी भी हमको 2,25,000 दिख रहा है, ठीक है, तो WDV कितनी आज हुई? 2 लाख, क्योंकि डेप्रिशिएशन पिछले साल लगाए नहीं थे, ऐसे समझिए। यहां पे फिर से WDV कितनी रह गई? 2 लाख, क्यों? डेप्रिशिएशन लगाए कहां? ठीक है, आज भी हमने रिव्यू किया स्क्रैप वैल्यू को फिर से, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगेन 2,25,000, कोई डेप्रिशिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहां पे आपने फिर से रिव्यू किया और आपको दिख रहा है कि अब स्क्रैप वैल्यू यानी कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 1,75,000 रुपया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा WDV से अब कम हो गया, अब डेप्रिशिएशन वापस से चालू कर देना होगा? यस कर देना होगा। दिस पॉइंट नंबर 7, ठीक है। रिपीट करें अपनी बात। पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रेजिडुअल वैल्यू रिव्यू करते समय ये दिखाई दे कि रेजिडुअल वैल्यू आपकी क्या हो गई है? WDV से ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में डेप्रिशिएशन रोक दीजिएगा। लेकिन आगे वाले पीरियड में कभी भी फिर ऐसा दिखाई दे रिव्यू करने पे कि रेजिडुअल वैल्यू आपके WDV से कम हो गई है, तो डेप्रिशिएशन चालू कर दीजिएगा। Point number 8. Depreciation of an asset begins when it is available for use. Underline कीजिए वर्ड available for use. Available for use का मतलब होता है ready for use. ठीक है, हम एक्चुअल में इस्तेमाल करने लग जाते हैं, इसे कहा जाता है put to use. रिपीट करते हैं अपनी बात। Available for use का मतलब होता है मशीन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, ठीक है। पुट टू यूज का मतलब होता है हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। डेप्रिशिएशन कब से लगता है? जब हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं? नहीं, जब इस्तेमाल करने के योग्य मशीन हो जाती है, ठीक है। मतलब वंस द मशीन इज इंस्टॉल्ड, ट्रायल रन हैज बीन टेकन एंड द ट्रायल रन इज सक्सेसफुल, इसका मतलब है मशीन आप स्टार्ट कर सकते हो, डेप्रिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, भले हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन बाद में स्टार्ट करें। Depreciation of an asset begins when it is available for use, that is when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Depreciation of an asset ceases at the earlier of the date that the asset is retired from active use and is held for disposal and the date that the asset is de-recognized. यानी depreciation लगाना कब बंद कर देंगे? Depreciation of an asset ceases at the earlier of the date. क्या क्या? एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, मतलब एसेट से अब आप इस्तेमाल करना बंद कर दिए हो। दूसरा, एंड इज हेल्ड फॉर डिस्पोजल, अब आप उसके कस्टमर ढूंढ रहे हो कि कोई मिले, बस पकड़ के उसको क्या करें? बेच दे एसेट, ठीक है।
या फिर द डेट द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड, आपने राइट ऑफ कर दिया बुक्स में, ठीक है, आपने एसेट बुक्स में राइट ऑफ कर दिया तो एसेट की वैल्यू रही ही नहीं, तो आप कहां से डिप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, तो कुछ भी इसमें से जो सबसे पहले होता है वहां से डिप्रिशिएशन बंद हो जाएगा। Therefore, depreciation does not cease when the asset becomes idle. इस लाइन को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए यहां वाली इस लाइन से। Therefore, the depreciation Therefore, depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use, but not held for disposal, unless the asset is fully depreciated. अगर फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया तब तो डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा, ये बात तो बहुत क्लियर है, ठीक है, लेकिन अगर फुल्ली डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, ठीक है, और एसेट आइडल हो गया है, आइडल होने का मतलब क्या है, साल में 12 महीने, ठीक है, 8 महीने हमने इस्तेमाल नहीं किया था, खाली पड़ी थी मशीन, तो डेप्रिशिएशन 4 ही महीने का लगेगा कि पूरे 12 महीने का? पूरे 12 महीने का। मशीन खाली पड़ी है तो डेप्रिशिएशन काट काट के हटा नहीं देते उतने पीरियड का, ये कह रहा है। व्हेन द मशीन इज आइडल, डेप्रिशिएशन अभी भी लगेगा। और इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, हमने उसे एक्टिव यूज से रिटायर कर लिया, ध्यान दीजिएगा, यूज से ही रिटायर कर दिया ये नहीं कह रहा है, एक्टिव यूज से रिटायर कर दिया है। एक्टिव यूज से रिटायर करने का मतलब ये होता है कि हम साल में 5000 यूनिट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें से 4500 यूनिट एक मशीन पे बनाते हैं और दूसरी वाली मशीन पे बस 500 यूनिट बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरी वाली मशीन को हमने एक्टिव यूज से रिटायर कर दिया है, ठीक है। क्या हमने एक्टिव यूज से किसी मशीन को रिटायर कर दिया तो उस पर डेप्रिशिएशन लगेगा कि नहीं? कहता है लगेगा। तो अब तक लगेगा जब तक कि वो फुल्ली डेप्रिशिएट ना हो जाए। फुल्ली डेप्रिशिएट हो गई तब तो बात खत्म। तो याद रहेगा आपको बात, क्या क्या बात सीखी यहां पे? मशीन खाली पड़ी है, डेप्रिशिएशन लगेगा? लगेगा, ठीक है। क्यों खाली पड़ी है? हो सकता है हम एक्टिव यूज नहीं लेते हैं उसका, ठीक है, कभी कभी फंसते हैं तब लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जब एक डिमांड ज्यादा आ जाती है तो कर लेते होंगे प्रोडक्शन। कह रहा है इस तरीके से भी अगर इस्तेमाल होती है तो भी डेप्रिशिएशन लगेगा। However, under usage method of depreciation, what is usage method of depreciation? Usage method of depreciation. जल्दी बताइए, यूसेज मेथड एक मेथड का नाम है, ठीक है, उस मेथड का दूसरा नाम बताइए क्या है? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड इज ऑल्सो नोन एज यूसेज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। लिखिए उसी के ऊपर। क्या कह रहा है यहां पे? However, under usage method of depreciation, the depreciation charge can be zero while there is no production. जिस साल प्रोडक्शन नहीं होगा उस साल यूसेज मेथड में तो डेप्रिसिएशन जीरो आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? अगर प्रोडक्शन बेस्ड हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं और जिस साल प्रोडक्शन नहीं हुआ उस मशीन पे तो डेप्रिसिएशन भी कितना हो जाएगा उसका? जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, सॉल्व करके दिखा दीजिए इसे। कंप्यूट depreciation by usage method for current year. Cost of machine 1 लाख, scrap value, residual value is one and the same thing. Residual value 10,000, total estimated production unit, by machine 20,000. Current year production
6000 यूनिट, लास्ट ईयर प्रोडक्शन 0 यूनिट, compute depreciation by usage method for current year and last year. लिख लीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सब कोई कर लीजिए इसे सॉल्व। ये आपने देखिए कैसे होता है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकाल दे पहले। कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ करेंगे, लेकिन लाइफ इन टर्म्स ऑफ यूनिट करेंगे, डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट होगा। यानी 90,000 को डेप्रिशिएट करना है 20,000 यूनिट में। ठीक है, करंट ईयर में कितनी यूनिट बनाए 6,000, तो इंटू कर दिया 6,000। ठीक है, फॉर्मूला लिखवाते हैं इसके लिए। फॉर्मूला होता है इसका कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इनटू करंट ईयर प्रोडक्शन। ये होता है फॉर्मूला। ये सब आपको नहीं आता, ये सब तो छोटे बच्चों का काम है। 77,000, हाँ 27,000। लास्ट ईयर डिप्रिसिएशन बता पाएंगे? लास्ट ईयर डिप्रिसिएशन, कोई प्रोडक्शन नहीं है तो कोई डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे तो भी नहीं आएगा। 1,00,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हटा सकते हैं इसको। कंप्यूट SLM depreciation and SLM depreciation rate। SLM की खास बात यह है कि उसका SLM का डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हर साल का कांस्टेंट होता है और रेट भी हर साल का क्या होता है, कांस्टेंट। इसलिए इसमें ईयर नहीं बोला गया। जैसे वहां पे हम बोल रहे थे ऑफ द करंट ईयर, ऑफ द लास्ट ईयर। ठीक है, इसमें ईयर बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर साल का क्या है, बराबर ही है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द मशीन ये है, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ, और कुछ चाहिए क्या आपको?
कर लीजिए पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकलता है कि पहले डेप्रिसिएशन का रेट निकलता है एसएलएम में? पहले अमाउंट ही निकलेगा। एसएलएम डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। Cost is 1 lakh, residual value is 10,000 and useful life is 8 years. $11,250. This is rupee 11,250. SLM depreciation rate is equal to SLM depreciation upon original cost into 100. 11,250 divided by 1 lakh into 100 is 11.25%. 11.25% आपको हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और एसएलएम डेप्रिसिएशन का रेट लगाते किस पे? हमेशा कॉस्ट पे। तो हर साल लगाएंगे 1 लाख पे 11.25% कितना आएगा? 11,250। ये सब हमने इसलिए कर दिया, चांसेस बहुत कम है कि ऐसे छोटे क्वेश्चन आए, लेकिन अगर 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ गए तो आपके पास तैयारी रहे इसकी भी, ठीक है। मतलब ये छोटी मोटी गलती ना हो जाए। जैसे क्वेश्चन ने बोला एसएलएम डेप्रिसिएशन रेट और आपने ध्यान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की नहीं थी, तो आपने खटाक से जल्दी से क्या निकाल दिया? डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो ऐसी गलती ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। कंप्यूट WDV डेप्रिसिएशन रेट। WDV में डेप्रिसिएशन के नॉर्मली रेट पूछे जाते हैं, क्योंकि अमाउंट अगर पूछेगा तो हर साल का अलग अलग पूछना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल का रिड्यूस होते जाएगा, वो WDV पे लगता है, और रेट हर साल का कांस्टेंट रहेगा। निकालिए, इसी क्वेश्चन में WDV का डेप्रिसिएशन रेट निकाल दीजिए। आता है आपको? WDV depreciation rate is equal to 1 minus residual value upon original cost to the power 1 by life. WDV depreciation rate का फॉर्मूला 1 minus residual value upon original cost to the power 1 by life. फिगर फिल कीजिए। 1 minus residual value 10,000, original cost 1 lakh to the power 1 by 8. इधर देखिए, पावर अगर 1/2 होता है तो क्या करना पड़ता है आपको? पावर 1/2 है तो क्या करेंगे कैलकुलेटर पे? रूट का साइन दबा देंगे, ठीक है। अगर पावर 1/4 होगा तो क्या करेंगे आप? 2 बार रूट का साइन दबा दीजिए, आप 2 बार रूट दबा दीजिए, ठीक है। पावर 1/4 का मतलब ही क्या होता है? 1/2 इंटू 1/2। तो व्हाट यू हैव टू डू? 2 बार रूट दबाइए, ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो अगर पावर 1/8 है तो क्या करना पड़ेगा? 3 बार रूट दबाने की जरूरत है,
कैसे? देखिए 1/8 का मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और एक बार 1/2 का मतलब क्या होता है पावर पे? एक रूट। ठीक है, 3 बार रूट लगाना पड़ेगा। करिए, 10,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 लिखिए कैलकुलेटर पे और 3 बार रूट दबा दीजिए। दस हजार डिवाइडेड बाई 1,00,000 इज इक्वल टू 1, 2, 3, कितना है आपका? 0.7498। ठीक है, -1 कीजिए इसमें से, तो ये आ रहा है 0.2501, ये हो गया 25.01%। इसका मतलब ये है कि 25.01% के रेट से अगर आपने डिप्रिशिएट किया 1,00,000 को, ठीक है, तो 8 साल बाद कितना बचेगा इसका? 8 साल बाद WDV कितनी बचेगी? बोलिए, 10,000। आप 1,00,000 में से पहले घटाइए 25.01%, जितना आया फिर घटाइए 25.01%, 8 बार घटाइए, देखिएगा कितना आएगा? 10,000। ये तो पता ही है आपको कि कोई भी चीज परसेंटेज साइन के साथ लगाना है तो हमें इंटू 100 करना ही पड़ेगा। अच्छा, टू दी पावर 1/8 था तो आपने 3 बार रूट दबा लिया। टू दी पावर 1/16 होता तो क्या करते? 4 बार रूट दबा लेते। टू दी पावर 1/32 होता तो 5 बार रूट दबा लेते। लेकिन अगर टू दी पावर 1/3 होता तो, टू दी पावर 1/5 होता तो शायद ये एक चीज वर्क नहीं करती। तो ऐसे केस में कैसे वर्क करेंगे वो देख लीजिए एक एग्जांपल में। यहां पे लिखिए यूजफुल लाइफ 10 इयर्स। मतलब टू दी पावर 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 तो परफेक्ट है, लेकिन इसके अलावा कुछ है तो हम कैसे सॉल्व करें अब ये सीख लेते हैं। यहां पे हो जाएगा टू दी पावर 1/10। ठीक है, आई होप मेरे सभी बच्चे किसी ना किसी क्लास में ये कैलकुलेशन सीख रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अब टू दी पावर 1/10 करना है तो कैलकुलेटर पे करिए, 10,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इज इक्वल टू कितना आया सबका? 0.1। 12 टाइम्स रूट दबा दीजिए, 12 बार रूट दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार चेक करेंगे अब। 12 टाइम्स हमने रूट दबाया है और आ रहा है 0.99943800034। ठीक है, 12 टाइम्स रूट करने के बाद -1 इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद जो भी पावर में है उससे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, 10 पावर में है 1/10 तो 10 से डिवाइड करेंगे, 1/6 पावर में होता तो 6 से डिवाइड करते। डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, ठीक है, अब जितना भी आया इसमें करिए +1 इज इक्वल टू, +1 इज इक्वल टू कितना आ गया सबका? 0.4 टाइम्स 9, 4380034। ठीक है, अब इसके बाद कीजिए इंटू इज इक्वल टू मिला के 12 बार। कैसे देखिए, इंटू इज इक्वल टू 1, फिर इंटू इज इक्वल टू 2, फिर इंटू इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
आ रहा है सबका इतना? आया सबका इतना? दस साल पे डिप्रिशिएट करना है तो भाई रेट तो थोड़ा कम होगा ही। ठीक है, अच्छा पहले ये हम लोग ने जो सॉल्व किया था 0.7498, ये क्या था? व्हाट वाज दिस 0.7498? 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख पे पावर कितना? 1/8। लेकिन ये तो हम लोग शॉर्टकट कर लिए, 3 बार रूट दबा दिए। हम अपने लंबे तरीके से चेक करते हैं इसको, ठीक है, कि एग्जैक्टली यही चीज हमें वापस से मिल रही है कि नहीं। 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 0.1 आया। ठीक है, 3 बार रूट वाला नहीं कर रहे हैं, लंबा तरीका कर रहे हैं। क्या करें अब? 12 टाइम्स रूट, 12 बार रूट दबा दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आ रहा है आपका? 0.999438003 ठीक है, -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू। ठीक है, अब उसके बाद इंटू इज इक्वल टू मिला के 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आ रहा है? 0.7499। ठीक है, वही आ रहा है। क्लियर है सबको? तो देखिए, जब भी इस तरीके के फॉर्म में हो तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको लंबा तरीका अपनाना पड़ेगा। एक बार तरीका रिपीट कर दे रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। किसी भी नंबर पे अगर पावर 1/n है, एनी नंबर ऑन विच वी हैव पावर 1/n, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? वो नंबर लिखते हैं और उसके बाद 12 टाइम्स रूट दबाते हैं। -1 इज इक्वल टू करते हैं, डिवाइडेड बाई n करते हैं। पावर क्या था? 1/n, तो डिवाइडेड बाई करते हैं n, फिर करते हैं +1 इज इक्वल टू, और फिर इंटू इज इक्वल टू मिला के 12 टाइम्स, मतलब इंटू इज इक्वल टू 1, फिर इंटू इज इक्वल टू 2, फिर इंटू इज इक्वल टू 3, इस तरीके से 12 टाइम्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दीजिए। वन माइनस 75,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, फिर पावर 1/9,
1 माइनस, हाँ बोलिएगा कितना आया ये 0.7349, गलत है क्या ये, बता दीजिए। .85726। Look at point number 9. The future economic benefit embodied in an asset are consumed by an enterprise principally through its use. However, other factors such as technical or commercial obsolescence and wear and tear while an asset remains idle often results in diminution of economic benefit that might have been obtained from the asset. Consequently, all the following factors are considered in determining the useful life of an asset. जब आप यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करते हो 5 साल, 10 साल, 8 साल, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को कंसिडर करके आप यूजफुल लाइफ डिटरमिन करेंगे? ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि मशीन 5 साल चल सकती है तो यूजफुल लाइफ 5 साल है, और भी चीजों का ध्यान देना होगा। मशीन तो 5 साल चल सकती है, लेकिन आपके बिजनेस का लाइसेंस ही 4 साल बाद एक्सपायर कर जाएगा और आपने रिन्यू करने का कोई प्लान नहीं किया है, यानी बिजनेस ही आप 4 साल बाद बंद कर दोगे, तो मशीन क्या 5 साल पे डेप्रिशिएट होगी? नहीं, क्या साल पे? 4 साल पे। तो यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन कितनी हो गई? 4 इयर्स। क्या आपने ये देखा कि आप उसे इकोनॉमिक बेनिफिट कब तक ऑब्टेन कर पाओगी, ये चेक किया, या फिर आपने ये चेक किया कि मशीन कब तक काम कर पाएगी? आप इकोनॉमिक बेनिफिट कब तक ले पाओगे? ठीक है, तो यूजफुल लाइफ कंसीडर करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? ए, एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ द एसेट, ये तो बहुत जरूरी है कि आप कितना इस्तेमाल करोगे, जैसे 5 साल करेंगे, 6 साल करेंगे, इस्तेमाल क्या साल करेंगे? ठीक है। बी है एक्सपेक्टेड फिजिकल वियर एंड टियर। अब ध्यान दीजिएगा, हम भी इस्तेमाल 5 साल करेंगे, आप भी एक मशीन का इस्तेमाल 5 साल करोगे, तो ऐसा नहीं है दोनों का डिप्रिसिएशन बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप 5 साल इस्तेमाल करोगे, 1 शिफ्ट चलाओगे, हम 5 साल इस्तेमाल करेंगे, 2 शिफ्ट चलाएंगे। ठीक है, और मोदी जी कोई कंपनी चला रहे हैं, वो 5 साल इस्तेमाल करेंगे, 3 शिफ्ट चलाएंगे, तो डिप्रिसिएशन बराबर थोड़ी ना सबका हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड फिजिकल वियर एंड टियर। किस पे ज्यादा मार पड़ेगी? वियर एंड टियर मतलब टूट फूट, किस पे ज्यादा होगी? 3 शिफ्ट वाले पे। फिर से रिपीट करते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान देना है यूजफुल लाइफ पे? यूजफुल लाइफ पे ध्यान दीजिए, यूसेज कितना इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, एक्सपेक्टेड वियर एंड टियर, हर कोई की बराबर टूट फूट नहीं होती है। ठीक है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में फर्नीचर्स की लाइफ बेसिकली कम होगी। ठीक है, अगर हम कंसल्टेंसी दे रहे होते और वहां मेरे पास क्लाइंट आ रहे होते, ठीक है, तो उनके वहां पे फर्नीचर्स की लाइफ क्या होती? कंपैरेटिवली ज्यादा होती। ठीक है, वो आराम से आएंगे, आराम से बैठेंगे, आप जल्दी जल्दी आओगे, जल्दी जल्दी बैठोगे, खुद भी गिरोगे, बेंचेस भी गिरेंगी। ठीक है, तो वियर एंड टियर पे भी डिपेंडेंट होगा। सिर्फ लाइफ फर्नीचर 5 साल इस्तेमाल हो जाएगा, बस इतने पे ही नहीं बात खत्म होगी। 5 साल इस्तेमाल होगा, लेकिन टूट फूट कितनी होगी? ठीक है, ये भी कंसिडर कीजिए। तीसरी बात, टेक्निकल और कॉमर्शियल ऑब्सोलेंस। टेक्निकल और कॉमर्शियल ऑब्सोलेंस का मतलब होता है, हम एक मशीन 1 करोड़ की खरीद के लाए, इधर देखिए, हम एक मशीन 1 करोड़ रुपए की खरीद के लाए हैं, पता है इस मशीन से हम क्या बनाएंगे? ये तो आपको पता ही होता है, जीन्स। हम 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीद के लाए, इससे हम जीन्स बनाएंगे और तकरीबन 10 साल तक इस मशीन को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम ये मशीन लेके आए, हमें पता चला कि इंडियन मार्केट में अब जीन्स बिकना बंद हो चुकी है। ठीक है, इस मशीन की वैल्यू अब कितनी है? कुछ नहीं है। अगर बंद ही हो चुकी है तो इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ भी नहीं आएगा, इसे एसेट की तरह आप रिकॉग्नाइज तक नहीं कर सकते।
और अगर आपको लगता है कि अब जीन्स अगर बिकेगा भी तो बस एक आध साल और बिकेंगे, ठीक है, तो डेप्रिशिएट भी किस पे कर दीजिए, एक आध साल में कर दीजिए। अब मशीन जीन्स बना क्या साल सकती है ये बताइए, 10 साल बनाएगी, लेकिन आपको क्या साल बनाना है अब, 1 साल, क्योंकि 1 साल बाद इंडियन मार्केट से जीन्स एकदम पूरी तरीके से आउट हो जाएगा। 80% आउट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत और आउट हो जाएगा, ठीक है। सलमान खान ने पहनना छोड़ ही दिया है, शाहरुख खान ने पहनना छोड़ ही दिया है, ठीक है, बस 2-4 और बचे हुए हैं, वो भी छोड़ देंगे पहनना तो बस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए दिख रहा है कि मार्केट कितना है अब, 1 साल का। तो इसे कहा जाता है कि कॉमर्शियल ऑब्सोलेंस हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज टेक्निकल ऑब्सोलेंस? टेक्निकल ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, हम एक मशीन खरीद के लाए, ठीक है, इससे प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन आज के मार्केट में वो एकदम आउटडेटेड हो चुका है, अब वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, नई नई टेक्नोलॉजी वाले लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मशीन बना तो सकती है प्रोडक्ट 10 साल, लेकिन आपको बनाना नहीं है क्योंकि बिकेगा नहीं, उससे अच्छी एडवांस प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं, तो हम भी दूसरी मशीन खरीद के लाएंगे। ये प्रोडक्ट बनाएगी तो 10 साल, लेकिन हमको बनाना ही नहीं है अब 1 साल के बाद, तो डेप्रिशिएट क्या साल पे कर देंगे, 1 ही साल। आई बात समझ में? इसे कहा जाता है टेक्निकल ऑब्सोलेंस। तो इसमें दोनों बात आ रही है, टेक्निकल ऑब्सोलेंस और कॉमर्शियल ऑब्सोलेंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। टेक्निकल ऑब्सोलेंस का मतलब होता है मशीन टेक्निकली फिट नहीं है आज की टेक्नोलॉजी जैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए। एंड व्हाट इज कॉमर्शियल ऑब्सोलेंस? कॉमर्शियल ऑब्सोलेंस का मतलब होता है मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कहां है कि अब बनाएंगे, ठीक है, बना तो सकते ही है लेकिन बनाना नहीं है। लीगल और सिमिलर लिमिट्स, इसका मतलब क्या है, हम जो मशीन यूज कर रहे हैं ये पॉल्यूटिंग गैस एमिट करती है, हम जो मशीन यूज कर रहे हैं जीन्स बनाने के लिए पॉल्यूटिंग गैस एमिट करती है, ठीक है। धीरे धीरे पॉल्यूशन इसका इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, जितनी मशीन पुरानी होती जाएगी तो इसके गैस जो है वो और डेंजरस होते जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का कहना है कि 5 साल के बाद आप कोई भी मशीन ये वाली यूज नहीं करोगे, ठीक है, ये गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, 5 साल के बाद ये मशीन यूज नहीं होगी, अगर यूज हुई पकड़े गए तो तुरंत आपका लाइसेंस कैंसिल जीन्स बनाने का, ठीक है। तो 5 साल बाद ये मशीन हम यूज तो कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ लीगल लिमिट्स, ठीक है। मशीन कब तक जीन्स बना सकती है परफेक्टली, पूरे 10 साल पॉल्यूशन करेगी लेकिन जीन्स तो परफेक्ट बनाएगी एकदम 10 साल, लेकिन क्या हम इस्तेमाल कर पाएंगे 10 साल? नहीं, इसलिए इसकी लाइफ कितनी, 5 साल। तो क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे लाइफ के लिए? यूसेज, यूसेज का मतलब सिंपल, क्या साल इस्तेमाल करो, ठीक है। दूसरा फिजिकल वियर एंड टियर, क्या 5 साल मेरा और 5 साल आपका दोनों बात बराबर हो सकती है फिजिकल वियर एंड टियर के सेंस में? नहीं, ठीक है। मेरे लेबर जब मशीन चालू करते हैं तो 2 लात मारते हैं पहले मशीन को, फिर चालू करते हैं, ठीक है। आपके लेबर जब चालू करते हैं तो बड़े आहिस्ता पूर्वक आराम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरी मशीन चलने में और आपकी मशीन चलने में बहुत अंतर है, ठीक है। तो उसके बाद टेक्निकल एंड कॉमर्शियल ऑब्सोलेंस, ये समझ गए, लीगल और अदर लिमिट्स। 10th, तो यूजफुल लाइफ इन सभी चीजों को कंसीडर करके ही आप निकालेंगे, ठीक है। यूजफुल लाइफ कौन बताएगा? जो सेलर है एसेट का वो बताएगा या जो बायर है वो बताएगा? जो एसेट बेच रहा है वो बताएगा देखो ये एसेट 10 साल चलेगी, या जो खरीद रहा है वो बताएगा कि ये 10 साल चलेगी? हाँ, जो बेच रहा है वो बताएगा। चलिए देख लेते हैं। हम एक दुकानदार के पास गए, हमने उससे कहा कि भाई साहब ये छाता कितने का है? उसने बताया कि ये छाता 500 रुपए का है। हमने कहा दे दीजिए, लेकिन लगे आप ये भी बताइए हमें कि ये छाता क्या साल चलेगा? उसने कहा ये छाता 100 साल चलेगा, बस आपको इसको धूप से बचाना है, पानी से बचाना है। वो तो 100 साल बोल रहा है, 100 साल पे डिप्रिशिएट करें क्या? अरे नहीं, ठीक है। अब वो छाता इन्होंने खरीदा, ठीक है, ये जब भी धूप में निकलते हैं तो छाता ले लेते हैं, लेकिन जब पानी में निकलते हैं तो छाता कभी नहीं लेते। तो इनके लिए अकॉर्डिंगली लाइफ कितनी है? 10 साल, ठीक है। ये भी छाता यूज कर रही हैं, ये धूप होती है तो भी छाता लेती है, बारिश होती है तो भी छाता लेती है, तो अब इनके लिए लाइफ कितनी है? 2 साल, ठीक है। ये भी छाता लिए हैं, लेकिन जब धूप होती है तो छाता रख देते हैं और जब बारिश होती है तो भी छाता रख देते हैं बैग में।
तो इनके लिए शायद लाइफ 100 साल भी है। तो कभी भी सेलर ऑफ द एसेट नहीं बताएगा। कौन बताएगा यूजफुल लाइफ? बायर, मतलब यूजर, वन हु इज यूजिंग द एसेट, वो लाइफ बताएगा। ठीक है, फिर से सुनिए। अब हमने एक एसेट परचेज की, ठीक है। जब हमने परचेज की तो उसकी लाइफ थी मेरे हिसाब से 8 साल, और हम बकायदा 8 साल के हिसाब से उसे डेप्रिशिएट कर रहे थे। हमने 5 साल इस्तेमाल उसका कर लिया। अब वो करने के बाद आपको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उस एसेट को आप क्या साल पे डेप्रिशिएट करोगे? आपने हमें पेमेंट की कुछ, अब उस पेमेंट को आपके लिए क्या बन गई? वो कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब उसे क्या साल पे आप डेप्रिशिएट करेंगे? 3 साल पे? नहीं, अब आप उसकी यूजफुल लाइफ खुद एस्टिमेट करेंगे। आपने यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की 2 साल, तो 2 साल पे कर देंगे डेप्रिशिएट। 3 साल की तो 3 साल पे कर देंगे। 8 साल फिर कर ली तो कितने पे डेप्रिशिएट करेंगे? 8 साल। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, कि मिस्टर एक्स ने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है मिस्टर वाई से। मिस्टर वाई ने ऑलरेडी 5 साल डेप्रिशिएट कर दिया था और उनके हिसाब से 8 साल की ओरिजिनल यूजफुल लाइफ थी, ठीक है। लेकिन मिस्टर एक्स कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो यूजफुल लाइफ बैलेंस अभी 5 साल की और है, तो डेप्रिशिएट क्या साल पे करना चाहिए? 5 साल, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची हुई है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी और ने एस्टिमेट की थी। जो हम करंट एक्वायरर है, जो करंट यूजर है एसेट का, वो डिटरमिन करेगा कि यूजफुल लाइफ कितनी है और अकॉर्डिंगली उतने पीरियड पे वो उसे डेप्रिशिएट करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग्स आर सेपरेबल एसेट्स एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इवन व्हेन दे आर एक्वायर्ड टुगेदर। कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेट एसेट होते हैं अगर आपने साथ में एक्वायर किया लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब बनी बनाई बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, फॉर ₹2 करोड़, तो क्या हम उसे बिल्डिंग कह के पूरे पे डिप्रिशिएट करेंगे? नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग को मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आपको क्या करना होगा? बाइफरगेट कर देना होगा। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन मिलेगा लेकिन लैंड पे नहीं मिलेगा, ठीक है। कौन करेगा ये बाइफरगेशन? सेलर या बायर? बायर खुद कर लेगा। बायर अपने हिसाब से मार्केट वैल्यू के बेसिस पे से बाइफरगेट कर लेगा, वन हु इज यूजिंग द एसेट। Land has an unlimited useful life and therefore is not depreciated. Building have a limited useful life and therefore are depreciable assets. An increase in the value of land on which building stands does not affect the determination of the depreciable amount of the building. क्या मतलब इसका? ये लैंड है, इस पे ये बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। हमने इसे कितने में खरीदा? हमने इसे खरीदा फॉर ₹2 करोड़, ठीक है, जिसमें से मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हमने बाइफरगेट भी कर दिया। हमने कहा लैंड कितने का है? 1.5 करोड़ और बिल्डिंग कितने का है? 0.5 करोड़, ठीक है। बिल्डिंग निश्चित सी बात है, इसकी एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ है। बिल्डिंग एक समय में खराब हो चुकी होगी पूरी, तो हमें इसे डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। सपोज हम इसे 20 साल के पीरियड पे डेप्रिशिएट करते हैं, चलो 10 साल पे कर लेते हैं, ठीक है। 10 साल पे हम डेप्रिशिएट करेंगे तो ये 50 लाख रुपए 10 साल पे डेप्रिशिएट होगा, तो हर साल का डेप्रिशिएशन कितना? 5 लाख। तो इसका डेप्रिशिएशन बनता है 5 लाख, ठीक है। ध्यान दीजिए, लैंड पे कोई डेप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए की बिल्डिंग डेप्रिशिएट की, सही बात है, लेकिन लैंड की वैल्यू 5 लाख रुपए से बढ़ भी तो गई। आज अगर हम ये लैंड की बात करें तो ये 1 करोड़ 55 लाख रुपए की है या 1 करोड़ 60 लाख रुपए की है। मतलब समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर रही है, बात सही है, लेकिन जितना बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर रही है उतना लैंड की वैल्यू बढ़ रही है। कुल मिला के टोटल लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू वही है या उससे ज्यादा ही हो रही है। आई बात समझ में? तो क्या ऐसे केस में डेप्रिशिएशन लगेगा? यस, लगेगा, ठीक है। पढ़ देते हैं ये लाइन फिर से। An increase in the value of land on which building stands does not affect the determination of the depreciable amount of the building. जिस लैंड पे वो बिल्डिंग है, उस लैंड की वैल्यू में इजाफा होना डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे नहीं लगेगा, ऐसा नहीं करा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। An entity purchases one combined payment. An entity purchases for one combined payment an existing building
and the remaining 80 years interest in 100-year right to use the land on which the building sits. Freehold ownership of land is not possible in that jurisdiction. क्या आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे जमीन खरीदी नहीं जा सकती, वो सरकार की जमीन होती है और सरकार उसे 100 साल की लीज पे दे देती है? आपको पता है? पता है कि नहीं? यस। गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पे फ्री होल्ड आपको अलाउड ही नहीं है। फ्री होल्ड का मतलब होता है परमानेंटली खरीद लेना, ठीक है। बहुत सारी लैंड ऐसी होती है जहां पे फ्री होल्ड परमिटेड ही नहीं है, वो आपको जमीन कैसे लेनी होती है? लीज होल्ड, ठीक है। जैसे वाराणसी में भी जितनी भी दुर्गा कुंड वगैरह पे मेन रोड पे प्रॉपर्टीज है ना, लैंड है, वो सब उसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी काशी नरेश की है उसमें से, ठीक है। और गवर्नमेंट के थ्रू वो प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं सकते हो, वो प्रॉपर्टी आपको हमेशा लीज पे मिलती है, 100 साल की लीज पे मिलेगी, ठीक है। जैसे लेकिन अगर ओरिजिनल लीज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किसी के साथ कर रखा है 100 साल का और उसने 20 साल यूज कर लिए, तो पता है आप कितने साल अब ले सकते हो उसका यूज? 80 साल की। अगर वो अब आपको लीज ट्रांसफर करेगा, जैसे जमीन बिकती है तो वहां जमीन नहीं बिकती, लीज ट्रांसफर होती है, ठीक है। 100 साल की किसी ने लीज करा रखी है तो बैलेंस उसमें से 20 साल बीत चुके तो 80 साल के लिए आपको दे देगा। फिर आपको वो जमीन बेचनी है तो बेसिकली जमीन बिक नहीं रही है, लीज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। आपने 10 साल यूज कर लिया तो आप लीज कितने साल की ट्रांसफर करोगे? फिर 70 साल की, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने एक कंबाइंड पेमेंट किया है, किसका? एक बिल्डिंग का। लैंड तो है ही है उस पे और उसी लैंड पे बिल्डिंग भी है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो लैंड है ये 100 साल की लीज वाली लैंड है, जिसमें 20 साल ऑलरेडी जो ये बेच रहा है उसने यूज कर लिया है। तो लैंड की लीज कितनी बची है? 80 ईयर्स, ठीक है। और बिल्डिंग की तो ये लिमिटेड लाइफ होती ही है, ठीक है। आपने कंबाइंड पेमेंट किया, किस बात का कंबाइंड पेमेंट किया है? बिल्डिंग का प्लस 80 ईयर्स लैंड का, 80 ईयर्स की लैंड की लीज पेमेंट की है। द बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय द एंटिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब इसमें कंपनी के सारे ऑफिशियल स्टाफ रहते हैं इसमें, ठीक है। मतलब वो लोग काम, ऑफिस का काम चलता है यहां पे। विल द इंटायर पेमेंट बी रिकॉग्नाइज्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? क्या पूरे को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहा जाएगा? क्या इस पूरे को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहा जाएगा? नहीं। अब हमें मार्केट वैल्यू के बेसिस पे इनको बाइफरगेट करना पड़ेगा और जमीन के रिस्पेक्ट में जितनी आपने पेमेंट की है उसे कहा जाएगा ऑपरेटिंग लीज पेमेंट। AS 19 है लीजेस, वो बताता है कि अगर आप लीज की पेमेंट करते हो तो वो पीएल में कैसे रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। कैसे रिकॉग्नाइज होता है हम बता भी दे रहे हैं आपको। AS 19 ये कहता है कि ये जो लीज की आपने पेमेंट की है ये ओवर द पीरियड ऑफ लीज आप पीएल में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। और जब तक जितना पैसा आपका एमोर्टाइज नहीं होता है, अनएमोर्टाइज अमाउंट जो लीज का आपने पैसा दे रखा है वो एडवांसेस के फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई देता है। जैसे हम 10 लाख रुपए किसी को दे दिए और 1 साल का कितना हुआ, 10 साल का पीरियड है, 10 लाख रुपए, 10 साल की लीज का 10 लाख रुपए दिए, ठीक है। तो 10 लाख रुपए एडवांस पेमेंट कहलाएगी और 1-1 लाख रुपए हर साल उसमें से कट कट के कहा जाते जाएगा? पीएल। ये AS 19 कहता है, ठीक है। ये इसकी चर्चा है ही नहीं, AS 10 की है, ठीक है। तो इसमें से बिल्डिंग वाला जो पैसा होगा वो तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और जो लैंड के रिस्पेक्ट में पैसा होगा वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग लीज का पैसा, ठीक है। आंसर देखिए इसका। द परचेज प्राइस इज स्प्लिट बिटवीन लैंड यूज राइट एंड द बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव फेयर वैल्यूज ऑफ द टू एसेट। स्प्लिट कर दीजिए पहले। फिर द लैंड यूज राइट इज अकाउंटेड फॉर एज एन ऑपरेटिंग लीज लिख दीजिए। द लैंड यूज राइट इज अकाउंटेड फॉर एज एन ऑपरेटिंग लीज एंड द बिल्डिंग इज अकाउंटेड फॉर एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बिल्डिंग को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 11, if the cost of land includes the cost of site dismantlement, if the cost of land includes cost of site dismantlement, removal and restoration, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefit obtained by incurring those costs. In some cases the land itself may have a limited useful life
in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefit to be derived from it. छोड़िए ये सब बात, पहले हमको ये बताइए लैंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कि नहीं है? Whether land is property, plant and equipment, do we recognize in our books of account as property, plant and equipment? Yes, but we do not depreciate it. ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कि नहीं है लैंड? बिल्कुल है, ठीक है, हाँ फ्री होल्ड लैंड होनी चाहिए, ठीक है, जो आपने खरीद ली है, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बट दैट इज नॉट डेप्रिशिएटेड, ठीक है। आप एक कंबाइंड पेमेंट करते हो लैंड एंड बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कंबाइंड पेमेंट करते हैं तो क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कि नहीं? हाँ, पूरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेकिन लैंड के रिस्पेक्ट में जो पेमेंट है वो डिप्रिशिएट नहीं होगी और बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में जो है वो डिप्रिशिएट होगी। आई बात समझ में? यहां पे क्या कहता है, आपने एक जमीन खरीदी, एक लैंड खरीदी, आपने क्या किया, एक लैंड खरीदी फॉर ₹40 लाख, ठीक है। अब इस लैंड को आपको यूज करना है, ठीक है, लेकिन इस लैंड पे पहले से एक पुराना कुछ टूटा फूटा टाइप का कंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम जैसे ही खरीदते हैं तो हमको ये सब पहले क्या करना है, जो भी इस पे टूटा फूटा बना हुआ है वो सब हटाना है, ठीक है, उसे यहां से हटा के फेंकवाना है, ठीक है। इन सब में खर्चे लगेंगे कि नहीं लगे? इसे तोड़वाने में और यहाँ का जितना भी मटेरियल था वो सब फेंकवाने में मेरा टोटल खर्चा आ गया 3 लाख रुपए का, ठीक है। इसके बाद हमने इस पे कंस्ट्रक्शन करा दिया, बिल्डिंग। ये बात तो बहुत क्लियर है कि 40 लाख रुपए डिप्रिशिएट नहीं होगी, इस पे हमने बिल्डिंग बनवाई 20 लाख रुपए में, वो डिप्रिशिएट होगी, ये भी क्लियर है। अब फर्स्ट बढ़ रहा है मैटर ये 3 लाख वाला, ये डिप्रिशिएट होगा कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं मेरा? लैंड जो खरीदे थे वो 40 लाख की थी, उस पे पहले से कुछ था, उसको हटाने बढ़ाने में 3 लाख रुपए लग गए। अब उसके बाद उस पे बिल्डिंग बनवा दी 20 लाख रुपए की। ये बात आपको समझ में आती है कि 20 लाख रुपए की बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, लैंड पे 40 लाख की डेप्रिसिएशन मिलेगा, 3 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं, समझना यही है। अगली बात, ये तीनों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। 40 लाख रुपए की लैंड भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 3 लाख रुपए, और जो 20 लाख की बिल्डिंग बनेगी वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है। इस 3 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। चलिए आंसर कर दीजिएगा, पढ़ रहे हैं ये लाइन, कर लीजिएगा आप। If the cost of land includes the cost of site dismantlement, removal and restoration, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefit obtained by incurring those costs. क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब देखिए, ये हटवा के हमने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाई, जो बिल्डिंग क्या साल चलेगी? 10 साल। तो बेसिकली ये सब हटवाने का बेनिफिट क्या साल का है मेरा? 10 ही साल, तो ठीक है। तो 10 साल पे इसको भी हम डेप्रिशिएट कर देंगे। आई बात समझ में? जो भी आपने ये सब हटाया बढ़ाया ये सब किया, उससे क्या साल आपको बेनिफिट मिलेगा, दैट यू नीड टू चेक, और उतने साल पे आपको डेप्रिसिएशन लगाने को मिलेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि आप लैंड 43 लाख रुपए की नहीं बोलेंगे, ठीक है, 40 लाख रुपए की लैंड बोलेंगे जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, और ये 3 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। इसे आप डेवलपमेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, और इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा।